हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सचिन सर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिलअप, एरर के क्वेश्चंस और पैरा जंबलिंग पीक्यूआरएस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पीक्यूआरएस में फंसते हैं, हम उनको बताएंगे कि किस तरह से आप पीक्यूआरएस को सॉल्व करेंगे और किस तरह से आप एरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद लॉजिक के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी और स्पीड। आपके पास एक्यूरेसी है लेकिन स्पीड नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास स्पीड नहीं है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके पास स्पीड बहुत है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं, जय माता दी कर रहे हैं, तुक्केबाजी कर रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए तो एक्यूरेसी और स्पीड का होना बहुत जरूरी है। देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मेरा वॉइस सही आ रहा है, आप मुझे बताइएगा। फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, माई यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। किस पार्ट में एरर होना चाहिए? कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि इसमें लास्ट सैटरडे का हटा दिया जाए तो सही हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बन जाएगा। और कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हैज लेफ्ट को हटा दो तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। क्या किया जाए, इसको समझते हैं पहले। अगर आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है, वो यह है कि आप टेंस का मतलब क्या समझते हैं। अगर आप टेंस को काल समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको टेंस का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टेंस का मतलब वर्ब होता है, काल नहीं होता है। क्यों कहा मैंने ऐसा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप एक चीज देखिएगा, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। टाइम डिसाइड्स टेंस। मैंने क्या लिखा? टाइम डिसाइड टेंस। अगर टाइम का मतलब भी काल है और टेंस का मतलब भी काल है तो आप इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दे हैव बॉट अ कार यस्टरडे लिखा हुआ है, आप बताइए क्या किया जाए। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर यस्टरडे को हटा दो, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। और कुछ सोच रहे हैं सर हैव को हटा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंस दे रखा है प्रेजेंट का और टाइम दे रखा है पास्ट का। लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट है टाइम डिसाइड टेंस। टाइम डिसाइड करेगा टेंस कौन सा होगा, और टेंस का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म। क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो उसमें आप वर्ब को देखते हो। जैसे मैंने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं, अगर ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इसमें से इज को हटा दूं, किसे हटा दूं? इज को हटा दूं, तो आप बता नहीं पाएंगे टेंस कौन सा है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। लेकिन इज को हटा के वॉज लगा दो, टाइम कौन सा हो जाएगा? पास्ट का। अगर विल भी कर दूं, टाइम कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर का। तो बेसिकली सब कुछ बता कौन रहा है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वर्ब बता रही है। क्या बता रही है? वर्ब बता रही है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया तो इसको देखिएगा। टाइम कब का दे रखा है? पास्ट का। टेंस दे रखा है प्रेजेंट का। टाइम डिसाइड टेंस, तो अगर टाइम पास्ट का टेंस भी पास्ट का होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हैव को हम हटा देंगे। समझ आया तो इधर देखिएगा, माई यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। और लास्ट सैटरडे टाइम कौन सा है? पास्ट का। और टेंस है प्रेजेंट का, टाइम डिसाइड टेंस, तो यहाँ से हम क्या करें? हैज को हटा दें। गलती किस पार्ट में? बी पार्ट। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर। इस सेंटेंस देखिएगा पहले। इस सेंटेंस सॉल्व करने के लिए आपको पहले इस सेंटेंस को देखना पड़ेगा। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब एक चीज समझिएगा, अगर आपको पता है क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। क्लॉज होता है जस्ट लाइक अ सेंटेंस बट नॉट सेंटेंस, क्योंकि क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता। कुछ स्टूडेंट इसको दो सेंटेंस बोल रहे होंगे। देर आर टू सेंटेंस, नॉट देर इज अ वन सेंटेंस, ओके, एंड टू क्लॉज। इस क्लॉज को हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज और इसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज। अब इसको मेन क्लॉज क्यों बोलेंगे? मेन क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें कोई कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता। जैसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इफ लगा हुआ है। अब इफ कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो एक क्लॉज कौन सी होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, यदि मेन क्लॉज प्रेजेंट में है, या यहाँ फ्यूचर में बात कर लेते हैं, यदि मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो ध्यान रखिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में आएगी, राइट। ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं फैन वॉइस,
राइट। फैन वॉइस का मतलब क्या होता है, फोर, एंड, नॉर, बट, येट और सो। इनको छोड़ के बाकी सब कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट। फैन वॉइस कौन कौन सी, फोर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। इनके अलावा बाकी सब सबऑर्डिनेट होते हैं। तो इफ कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट। तो ध्यान रखिएगा, मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट किस में जाना चाहिए, प्रेजेंट में जाना चाहिए। अब सेंटेंस को देखिएगा, सेंटेंस क्या है, आफ्टर। आफ्टर कौन सी क्लॉज होगी हमारी, आफ्टर हमारी होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर आफ्टर हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई तो आपका आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया तो क्लॉज कौन सी बन गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। और मेन क्लॉज हमारी किस में है, मेन क्लॉज। बिना कंजंक्शन वाली क्लॉज को मेन क्लॉज बोलेंगे। तो ये क्लॉज कौन सी होगी हमारी, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल हट जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आफ्टर शीतल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आई होप, राइट। अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही ऑलवेज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितने भी इडियम्स, प्रोवर्ब्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, राइट। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला, ट्रीज प्रिपेयर देयर ऑन फूड, राइट। डायमंड कट्स डायमंड, ये सब क्या है, इट विल टेक टू डू मेक क्योरल, राइट। ये सब क्या है, ये ईडियम्स हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, ये हमारा साइंटिफिक फैक्ट है। जितने भी फैक्ट होते हैं उन्हें हम किस में लिखते हैं, इंडेफिनिट में लिखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द प्रिंसिपल इंटर द क्लास अ स्टूडेंट। अब देखिएगा, जब प्रिंसिपल क्लास में इंटर किए स्टूडेंट बार राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तब क्या हो रहा था, तब एक स्टूडेंट क्या कर रहा था, बोर्ड पर लिख रहा था। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी बैकग्राउंड टाइम टेकिंग एक्शन, इसमें क्या होगा, टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शन जितने भी होते हैं उन्हें हम कंटिन्यूस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं। अगर आपको याद हो, जैसे मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा समवन नॉक द डोर व्हेन शी वॉश्ड हर हेयर। तो बैकग्राउंड एक्शन कौन सा चल रहा है, उसके वॉल धोने का। तो जो एक्शन पहले से जारी है उसे कंटिन्यूस में लिखेंगे। तो सेंटेंस सही क्या होगा, समवन नॉक द डोर। इसको हम ऐसे समझते, देखिए, देखते हैं, इसको ऐसे समझिएगा। मैंने लिखा, देखिए, समवन knocked the door, she was washing, she was washing her hair। अब बैकग्राउंड एक्शन कौन सा था, ये वाला। वो पहले से क्या कर रही थी, वॉल धो रही थी। उसके बाद किसी ने गेट नॉक किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी टाइम टेकिंग एक्शन होते हैं उन्हें हम किस में लिखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं, राइट। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, आप एक और देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा, द ओल्ड मैन, द कार हिट द मैन when he crossed the road, when he crossed the road। इस सेंटेंस को देख लेते हैं पहले। इसको एक बार रफ कर ले, है ना, जिससे कि अपने पास अच्छे से स्पेस बन जाएगा और अच्छे से अपन पढ़ लेंगे। देखिएगा, मैं लिखा, द कार हिट द मैन when he crossed the रोड। अब इधर देखिए, जैसे ये रोड है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, अब वो इसको क्रॉस कर रहा है, राइट। अब ऐसा तो क्रॉस तो है नहीं, वो यहाँ जंप किया और यहाँ पे कूद किधर आ गया, राइट। आम आदमी है मैंगो में, तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो कौन सा काम पैदल चल रहा है, उसके रोड क्रॉस करने का, राइट। यहाँ से कार आई, उसको क्या कर दिया, ठोक दिया। तो काम कौन सा पहले से चल रहा था, उस व्यक्ति के रोड को क्रॉस करने का। तो जो काम पहले से चल रहा है उसे किस में लिखोगे, कंटिन्यूस में। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, राइट। आप सेंटेंस क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द प्रिंसिपल इंटर द क्लास, जब प्रिंसिपल ने क्लास में इंटर किया तो स्टूडेंट क्या कर रहा था, अ स्टूडेंट राइट लिख रहा था बोर्ड पे। तो काम पहले कौन सा चल रहा था, बोर्ड पे लिखने का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह इसको देखिए, व्हेन हर हस्बैंड कम, जब उसका हस्बैंड आया तो वह क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शन कौन सा है, बी करेक्ट आंसर। आई होप आपके 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा। अब ये थोड़ा फिलअप है। द क्रिमिनल वॉज रिलीज ऑन। अब अगर आपको मीनिंग है तो मीनिंग पता है तो आप आंसर लगा पाएंगे। अब गारंटी तो कोई देता नहीं है कि मैं गारंटी देता हूँ कि इसको छोड़ दो, आप मुझे इसकी जगह रख लो, नहीं ना। तो जब कोई क्रिमिनल किसी जेल से बाहर आता है कुछ समय के लिए तो वहाँ पैरोल का यूज किया जाता है। ओके, पैरोल का मतलब होता है कुछ समय के लिए बाहर आए। संजय दत्त बाहर आए थे, राइट, कुछ समय के लिए, जब उनको 5 इयर्स का सजा मिला हुआ था, पनिशमेंट मिला हुआ था। ओके, ग्रांट एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं, राइट, मर्सी होती दया। जो फांसी वगैरह की सजा मिल जाती तो राष्ट्रपति के पास जाते हैं दया के लिए, वो मर्सी होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अगला देखिएगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये तो हमें पता होना चाहिए, इडियम्स है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, जिसका मतलब होता है रिवील द सीक्रेट। इसका मीनिंग क्या होगा, रिवील द सीक्रेट। आई होप ये आपको पता होना चाहिए, पूछा भी गया है, राइट। आप ईडियम्स की क्लास भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत ही पिक्चर विजुअलाइजेशन से हमने आपको बताया है कि किस तरह से ईडियम्स को याद करें। स्टेट लॉ, अब देखो जब भी लॉ वगैरह का यूज किया जाता है वहाँ प्रोहिबिट आता है, राइट। इनहिबिट और इम्पीड, इन दोनों का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, ठीक है। फ्रीज, फ्रीज तो पता है चीज को जमना, ठंडा होना, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, प्रोहिबिट। स्टेट लॉ प्रोहिबिट, स्टेट लॉ क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, रोकता है सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज। अल्कोहलिक बेवरेज का मतलब है पेय पदार्थ को इनसाइड द स्टेडियम के अंदर। तो प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना कानूनी रूप से। नेक्स्ट देखिएगा, इफ सी अ वर्ड सी वुड फ्लाई। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अगर ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। अगर आपको पता होगा कि डिफरेंस क्या है इमेजिनेशन में और प्रोबेबिलिटी में, तब तो ठीक है। अगर नहीं पता तो फिर क्या, कुछ नहीं, मजे करो। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तब तक हम डिस्कस कर ही लेते हैं। इसको थोड़ा रफ कर लूँ मैं। देखिएगा, जब बात की जाए इमेजिनेशन की तो हमें एक बात पता होना चाहिए कि इमेजिनेशन का मतलब होता है, इमेजिनेशन सबसे पहले ध्यान रखना पास्ट की होती है, जबकि जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, वो फ्यूचर की होती है। जैसे मैंने कहा काश मैं राजा होता, काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैव मनी, ये क्या है, एक इमेजिनेशन है, पहले से होता। फ्यूचर क्या है, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा या वह प्राइम मिनिस्टर बनेगा, राइट। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो इमेजिनेशन पास्ट की होती है और प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्यूचर की होती है। अगर ये समझ आया तो इसको देखो क्या होगा, यदि वह चिड़िया होती, तो इसका मतलब यहाँ क्या कर रहा है, दिस इज इमेजिनेशन, जो सही नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, जब भी हम इमेजिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो जब भी बात इमेजिनेशन की होगी तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो हम बात करेंगे इमेजिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया पास्ट की होती है। पास्ट की होती है, उसमें हम यूज करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मोड, जिसका मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या हम इज, एम और आर को किस में चेंज कर देते हैं, वर्ब में चेंज कर देते हैं। ऐसा देखिएगा, इफ सी वर्ड, यदि वह चिड़िया होती, लेकिन नहीं इमेजिनेशन है, इज एम आर को किस में चेंज कर देते हैं, वर्ड में चेंज कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका फिलअप आंसर इसका होगा वर्ड, सी आंसर इज करेक्ट। चलिए देखते हैं, आप बताइए इसके 4 में से आपके कितने आंसर सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, इफ यू आर कॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर इन द एग्जाम देन इट विल बी, इसका करेक्ट आंसर होगा कन्फिस्केटेड। ध्यान रखना, जब्त करना। कोई भी टीचर आपसे, आप देखते होंगे जब 11th-12 के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और कुछ चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो उनके पेपर वगैरह क्या कर लिए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं, सेल फोन जब्त कर लिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कन्फिस्केशन। अंडर पोजीशन तो होगा नहीं, कंटेम्पलेट भी नहीं होगा और टेकन तो नहीं होगा। ये तो बहुत ईजी है। एलिफेंट्स आर लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स, कहाँ पे, अर्थ के अंदर तो होगा नहीं, ऑन द अर्थ होगा, सरफेस के लिए यूज करेंगे। द स्पेशल कोड वाज, अब देखो पोस्टपोन एग्जाम होता है, ठीक है, और आपका डिस्पर्स मतलब किसी चीज को जस्ट लाइक तितर बितर कर देना। एडजर्न इज करेक्ट आंसर। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना, ठीक है। एडजर्न को क्या बोलते हैं,
स्थगित करना, और रिसेस को रेस्ट के सेंस में चला जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब हम बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस पैरा जंबलिंग PQRS के बारे में बात करते हैं। आपके पास 5 मिनट्स का टाइम है, आप इनको एक बार देखिएगा, समझिएगा। 5 मिनट्स तो बहुत दे दिया, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स, क्योंकि 30 सेकेंड से ज़्यादा का समय नहीं लेंगे। आप पहले इनको देखिएगा अच्छे से और मुझे आंसर बताइएगा कि कौन सा आंसर इसका सही होगा और कौन सा गलत होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइएगा। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें रीड करना है, विद इन 30 सेकेंड में हमको रीड करना है। इन 1945 अमेरिका फेस 2 पावरफुल एनिमीज इन द वर्ल्ड वॉर। तो हमें पता है पहले S1 तो आएगा, S1 की पोजीशन तो यहाँ बिल्कुल होगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अमेरिका फेस 2 पावरफुल एनिमी इन द वर्ल्ड वॉर। देखिए दीज, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दीज है क्या। क्या हमें दीज के बारे में पता है? नहीं, क्योंकि अमेरिका तो, दीज वर जर्मनी, अमेरिका वाज 2 पावरफुल एनिमीज इन द वर्ल्ड वॉर। अगर देखें दीज वर जर्मनी एंड जापान हु पोजेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू द अमेरिका, इसका मतलब दीज किसके लिए आया हो सकता है, बताइएगा। एनेमीज के लिए आया हो सकता है, और एनेमीज कौन थे, वो दुश्मन कौन थे, जर्मनी और जापान। ए क्यों नहीं हो सकता, पी देखते हैं, पी क्यों नहीं होगा। पी, अमेरिका फाउंड कन्वेंशनल वेपन इनसफिशिएंट टू क्रश, लेकिन ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है अभी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एनेमीज है वो कौन से हैं। तो हमें पता चल गया कि वो एनेमीज दो ही हैं, एक जर्मनी है और एक जापान है। ठीक है, देखते हैं, हो सकता है चैलेंज भी हो सकता है बाद में। दीज वर जर्मनी एंड जापान हु मतलब कौन, जर्मनी एंड जापान पोज्ड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू अमेरिका। ठीक है, पी क्या कह रहा है, अमेरिका फाउंड, ठीक है, अमेरिका फाउंड कन्वेंशनल वेपन्स इनसफिशिएंट टू क्रश देम। अमेरिका को लगा कि जितने भी उसके पारंपरिक हथियार हैं वो क्या है, इनसफिशिएंट उसको क्रश करने के लिए। चलो ठीक है, हमने पी को मान लिया। आर और एस में देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ वाज द प्रोडक्शन, नहीं, एस देखिए, द गवर्नमेंट ऑर्डर। अब क्या होगा, द रिजल्ट ऑफ दिस वाज द प्रोडक्शन ऑफ द एटम बॉम्ब। जी तो रिजल्ट बाद में निकलेगा, पहले क्या होगा, द गवर्नमेंट ऑर्डर द साइंटिस्ट टू कंडक्ट रिसर्च एंड प्रोडक्ट अ न्यू डेडली वेपन्स। इसका मतलब क्या हुआ, एस इज करेक्ट, क्योंकि पहले क्या करेगा, पहले रीजन क्या आएगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर देगी साइंटिस्ट को कि आप जल्दी से ऐसे वेपन्स बनाइए जो हमको हेल्प करें, किसमें, लड़ाई में, वॉर में। उसके बाद रिजल्ट क्या आया, साइंटिस्ट ने एक ऐसा वेपन बना दिया जिसका नाम था एटम बम, और अमेरिका ने जापान में पटक दिया, जो आपको पता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए S1QPSR, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ही वॉज सो बिजी विद देम डेट ही डिड नॉट गेट द टाइम टू ईट। इसका करेक्ट हमारे पास है या नहीं, लगता है ABCD। ओके, इधर देखिएगा, द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ क्या होना चाहिए, ही आपको पता है क्या, ध्यान रखिएगा जितने भी PQRS सॉल्व करते हैं वो किसी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होंगे। आपको पता है ही कौन है, नहीं पता, चलिए ए नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर ए से स्टार्ट भी नहीं, बी। 1000 ऑफ पीपल कम टू द हिम, हिम कौन है पता है, नहीं पता, तो बी वाले ऑप्शन कौन कौन से हो गए, ए कट गया, ए ऑप्शन गलत। नो वन केयर, सी नो वन केयर टू सी डैट ही, फिर दिक्कत आ गई, ही कौन, हमें नहीं पता, तो आपका सी से भी स्टार्ट होने वाला है, ये भी का एलिमिनेशन मेथड हमारे पास होना चाहिए, ऑप्शन को गलत करने का तरीका। अच्छा, सी और डी में देखते हैं क्या कहानी है, स्वामी विवेकानंद वंस स्टे इन अ स्मॉल विलेज। ओके, डी सही हो सकता है, डी, और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। बी देखिएगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैम टू हिम, हिम कौन हो गया, स्वामी विवेकानंद, एंड आस्क डिफरेंट टाइप, हम बी के बारे में बात कर रहे हैं, आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बी भी हो गया। अब आ रहा है सी और ए में, नो वन केयर, ओके, ही हैड हिज फूड और रेस्ट दैट नाइट। ओके, ए क्या कह रहा है, ही वाज सो बिजी विद देम दैट ही डिड नॉट गेट टाइम टू ईट। ओके, ठीक है, अगर डी को पढ़ा जाए, स्वामी विवेकानंद वंस स्टे इन अ स्मॉल विलेज, कोई सही दिक्कत नहीं है। बी, 1000 पीपल कम टू हिम एंड आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ही वाज सो बिजी विद देम दैट ही डिड नॉट गेट टाइम टू ईट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, सी इज करेक्ट आंसर। क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए, बी के बारे में आप देखेंगे, ही वाज सो बिजी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे बिजी है, विद देम दैट ही डिड नॉट गेट टाइम टू ईट। ओके, और कोई भी केयर नहीं कर रहा है कि ही हैड हिज फूड और रेस्ट दैट नाइट, कि उन्होंने उस दिन लास्ट नाइट कुछ खाया भी या पिया भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी। आई होप आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, करेक्ट, और कृपया करके
कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं यूट्यूब पे और अनअकैडमी पे। थैंक यू।